हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और आज से हम लोग जो है शुरू करेंगे एक नया चैनल लक्ष्य सिविल सर्विसेज। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी के या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज जस्ट लाइक हिंदी भाषी क्षेत्र के, जहाँ जहाँ हिंदी बोले जाते हैं ना, जैसे एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, उत्तराखंड का पीसीएस, हिमाचल प्रदेश का पीसीएस, तो उन सब के लिए ये चैनल बेहतरीन होने वाला है। और यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फर्स्ट वीक ऑफ जून 2022 के, यानी कि जून के प्रथम सप्ताह 2022 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, यानी कि जो भी मुद्दे द हिंदू न्यूज़पेपर और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में आए हैं उनसे संबंधित 50 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे फ्रॉम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप डेली बेसिस पे नोट्स बना रहे हो द हिंदू से या द इंडियन एक्सप्रेस से, किसी भी एक न्यूज़पेपर से, तो आप पहले जाओ, इस वीडियो को यहीं पे रोक दो और पिछले एक सप्ताह का, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ जून का, यानी कि आप कम से कम 30 मई से लेके और 7 जून के एक बार अपने जो नोट्स हैं उसको रिवाइज करके तब इस आओ यहाँ पे पार्टिसिपेट करो। 40 के अराउंड आसपास में 40-45 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे। पहले खुद से कोशिश करना और आंसर करना कमेंट सेक्शन में, फिर हमें बताना टोटल आपका स्कोर कितना हुआ है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है और इसी तरह के सेशन में इस पे लेके आऊँगा यूपीएससी से रिलेटेड या स्टेट पीसीएस से रिलेटेड या जो भी बड़े एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड आपके लिए जो है क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैं इसे बाइलिंगुअल रखूँगा। बड़ी डिमांड होती है ना कि दोनों में, जैसे क्वेश्चंस पेपर आता है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, तो हिंदी समझ में ना आए तो इंग्लिश और इंग्लिश समझ में ना आए तो हिंदी, तो दोनों मीडियम के लिए सही रहेगा। शुरुआत करिए, समय ले लीजिए, आप क्वेश्चंस पढ़िए। मैं ऑप्शंस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि आपको 4 ऑप्शन से इसमें कैसा कैसा रहेगा, ए बी सी और डी। तो ऑप्शन से इसमें ऐसे रहेगा कि केवल 1 और 2, केवल 2, 2, 3, 1, 3, ये आपके लिए ऑप्शन यहाँ पे लग गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ो। एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान एआईबीडी की बात हो रही है, तो यहाँ पे इंग्लिश में देख लो कि एआईबीडी का पूरा नाम क्या है। तो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। अब बोल रहा है कि इन कथन पे विचार कीजिए। अब यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दे देंगे, यही है ना फॉर्मेट यूपीएससी एग्जाम का, ऐसे ही ये फॉर्मेट होता है। और पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो पढ़ो तीनों को। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। तीनों स्टेटमेंट आप पहले पढ़ो, प्रयास करो, फिर आंसर करो कमेंट सेक्शन में। पढ़ते हैं। तो पहला है कि एआईबीडी की स्थापना वर्ष 1977 में यूनेस्को के तत्वाधान से हुई थी, तो ये सही है। एआईबीडी was established in 1977 अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ यूनेस्को। पहला जो है सही है। ये सब चर्चा में मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट वीक ऑफ जून के न्यूज़पेपर का नोट्स है, उसको देख के आओ तब इसे सॉल्व करना। और आपके नोट्स में अगर ये सारे क्वेश्चंस नहीं है तो इन सारे पॉइंट्स को ऐड कर लेना, क्योंकि इन सब की चर्चा हुई है पिछले एक वीक में। इसका सचिवालय मलेशिया के कुआलालंपुर में स्थित है, ये भी सही है। अब जो तीसरा है इसमें है कि नीति और संसाधन विकास के माध्यम से विश्व स्तर पर एक जीवंत व सामंजस्यपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वातावरण के लिए एआईबीडी का अनुपालन अनिवार्य है। तो यहाँ पे जो तीसरा वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, ये गलत है। तो 1 और 2 सही है, आप ऑप्शन ए के साथ जाओगे, सही है। इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। तो एआईबीडी यानी कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की स्थापना वर्ष 1977 में यूनेस्को के तत्वाधान में की गई थी, सही है। एआईबीडी एक अद्वितीय क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास के क्षेत्र में, अब यहाँ पे विश्व स्तर जो ऐड कर दिया है ना, विश्व स्तर पे नहीं, यूएन जो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की सेवा उपलब्ध कराता है। इसका सचिवालय कुआलालंपुर में स्थित है, मलेशिया सरकार द्वारा इसकी मेजबानी होती है, सही है। यहाँ पे जो ये पॉइंट है ना, विश्व स्तर जो ऐड कर दिया, यही गड़बड़ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ही है कि एशिया पैसिफिक, तो नीति और संसाधन विकास के माध्यम से एशिया प्रशांत क्षेत्र जीवन में एक जीवंत व सामंजस्यपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वातावरण के लिए एआईबीडी अनुपालन अनिवार्य है, न कि विश्व स्तर पे। यही वाला जो पॉइंट है ना, ये गड़बड़ है। तो आप समझ गए ना,
जो ग्लोबली वर्ल्ड की है नहीं है, बल्कि एशिया पैसिफिक अगर यहाँ पे रहता तो ये सही होता। तो आप ऑप्शन जो है ए के साथ जाओगे, 1 2 इसमें सही है। इसी तरह के फॉर्मेट होते हैं, तो पेशेंसफुली आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को समय दे दे के। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये क्लियर हो गया? ये आपके नोट्स में होगा न्यूज़पेपर वाले में। चलो इसको सॉल्व करो। इसको लेके बड़ी चर्चा हो रही है ना, पैंगोंग सो झील। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट विद रेफरेंस टू पैंगोंग सो लेक। पढ़ो और बताओ कि कौन से सही होंगे। मैं नीचे ऑप्शन लिख दे रहा हूँ इसके लिए ये वैसे ही ऑप्शन होगा ए बी सी डी। ए में रहेगा कि 1 2 3 तीनों सही हैं। बी में रहेगा 2 3 4। सी में रहेगा 1 3 4 और डी में रहेगा 1 2। पढ़ लिया? अब आंसर करो कौन सा होगा। तो यह दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झीलों में से एक है जिसका जल खारा है। खारे पानी की झील होने के बावजूद यह पूरी तरह से जम जाती है। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है ना सही है। यह एक प्रकार का लैंडलॉक बेसिन है। इसको मैप पे देखना, मैप में जाके देखना। जो मैं काम बोल रहा हूँ उसको करना है ईमानदारी से। यह क्या है? एंडोर्फिक। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया आप देख सकते हो, क्या है कि इट इज़ अ ट्रांस बॉर्डर लेक बिटवीन भूटान एंड इंडिया। अब यहाँ पे यूज किया गया है। तो यह एक प्रकार का एंडोर्फिक यानी कि लैंडलॉक बेसिन है, जिसका अर्थ है कि यह अपने जल को बनाए रखती है और अपने जल का बहिर्वाह अन्य बाहरी जल निकायों जैसे कि महासागरों और नदियों में नहीं होने देता है। पैंगोंग सो अपनी बदलती रंग क्षमता के लिए लोकप्रिय है। इसका जल नीले से हरे और फिर लाल रंग में बदल जाता है। तो यह रंग बदलने के लिए बड़ी जो है क्षमता के लोकप्रिय है। तो ये भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इट इज़ पॉपुलर फॉर इट्स चेंजिंग कलर एबिलिटी। अब यहाँ पे जो ये लिखा है ना कि भारत और चीन के पास पैंगोंग सो झील का क्रमशः लगभग 1/3 और 2/3 हिस्सा है। ये इसमें ये भारत और चीन के पास पैंगोंग सो झील का क्रमशः, भारत के पास कितना है? तो भारत के पास इसका हिस्सा 1/3 है और 2/3 जो है चाइना के पास है। ये भी याद रखना आप, ठीक है। पैंगोंग सो का पूर्वी छोर तिब्बत में स्थित है। अब यहाँ पे जो लिखा है ना, यह भूटान और भारत के बीच एक ट्रांस बॉर्डर झील है। तो ये गलत है, भूटान का कोई लेना देना नहीं है। पैंगोंग सो का पूर्वी जो छोर है वो तिब्बत में स्थित है। इट इज़ अ ट्रांस बॉर्डर लेक बिटवीन भूटान एंड इंडिया। तो ये गलत है, इसके मैप में देख लोगे तो हो जाएगा। इसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। जी नहीं, इसे अभी तक रामसर साइट के रूप में मान्यता नहीं मिली है। ये भी गलत है, यानी 1 और 2 सही है। तो आप ऑप्शन डी के साथ जाओगे। इसमें देख लेना, इसको मैप में जाके देखना पैंगोंग सो लेक के बारे में। और रामसर साइट, अब जो ये इसमें चर्चा किया ना, इस रामसर साइट को भी देखना। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आप इसको कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी P75 कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। इसमें कौन से सही हैं? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव द करेक्ट विद द रेफरेंस टू प्रोजेक्ट 75। आपको इसमें ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। A1 मतलब एक सही है, केवल 2। सी बोल देगा कि 1 और 2 दोनों, और डी ऑप्शन रहेगा कि ना तो 1 और ना तो 2। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। यह P75 पनडुब्बियों की 2 पंक्तियों में से एक है। दूसरी पंक्ति P75 आई है, यह विदेशी फर्मों से ली गई है। तकनीकी के साथ स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण के लिए वर्ष 1999 में अनुमोदित योजना का हिस्सा है। तो इसका उद्देश्य पनडुब्बियों को स्वदेशी उत्पादन यानी कि इंडिजीनियस प्रोडक्शन ऑफ सबमरीन्स की बात हो रही है। तो ये सही है, स्वदेशी उत्पादन। P75 कार्यक्रम जो है इसका उद्देश्य पनडुब्बियों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना है, सही है। P75 के तहत 6 पनडुब्बी, इसके तहत जो है 6 पनडुब्बियों का अनुबंध अक्टूबर 2005 में जो मझगांव डॉक को दिया गया था और डिलीवरी वर्ष 2012 से शुरू होनी थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट को देरी का सामना करना पड़ा है। इस कार्यक्रम को फ्रांसीसी कंपनी, अब यहाँ पे देखो ये गड़बड़ हो गया, अब यहाँ पे लिख दिया जर्मन कंपनी, ये तो गड़बड़ हो गया ना। द प्रोग्राम हैज़ बीन अंडरटेकन विद ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द जर्मन कंपनी, नहीं गलत, यानी कि इसमें केवल एक सही है, ए वाला। इसी तरह से आप नोट्स में छोटी छोटी चीज़ें, एप्लीकेशन, नोट्स के एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी हैं, वो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन से बनेगा।
तो इस कार्यक्रम को फ्रांसीसी कंपनी नेवल ग्रुप, जिसे पहले DCNS के नाम से जाना जाता था, से मझगांव डॉक लिमिटेड MDL को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के साथ शुरू किया गया था। तो जर्मन इसमें है ना, ये फ्रेंच होगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। गॉट इट। चलो नेक्स्ट है। PDF में मैं क्या करूँगा ना, इसका आंसर नहीं दूंगा, आप दोबारा से खुद से रिवीजन करना। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। यूनिकॉर्न बड़ी चर्चा में चलता है ना, MBA चाय वाला भी एक यूनिकॉर्न है, फिजिक्स वाला भी एक यूनिकॉर्न है। तो क्या है यूनिकॉर्न? यूनिकॉर्न के बारे में बताइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द यूनिकॉर्न्स और विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन इज और नॉट करेक्ट। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना है। इसमें दे दे रहा हूँ आपको ऑप्शन, केवल एक सही नहीं है। ऑप्शन बी में 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी में 1, 2, 3 तीनों सही नहीं है। और ऑप्शन डी में आपको दे दे रहा हूँ कि केवल 3 सही है। ऐसे तो करो। यह एक यूनिकॉर्न किसी भी निजी स्वामित्व वाली फर्म है जिसका बाजार पूंजीकरण $1 बिलियन से अधिक है। तो याद रहेगा ना, एक जो है $1 बिलियन, इसका डेफिनेशन है $1 बिलियन जो है $1। कोई भी निजी कंपनी हो, निजी स्वामित्व वाली फर्म हो जिसका बाजार पूंजीकरण $1 बिलियन से अधिक हो, वो यूनिकॉर्न में आएगा। गॉट इट। कम से कम 7500 करोड़ के टर्नओवर वाले स्टार्टअप से हैं। इस यूनिकॉर्न का कुल मूल्यांकन $330 अरब है, जो 25 लाख करोड़ से अधिक है। जैसे अभी आपने सुना होगा 7800 करोड़ के आसपास फिजिक्स वाला जो कंपनी है उसकी वैल्यूएशन की गई थी, तो इसमें आ जाएगा वो यूनिकॉर्न में। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि यूनिकॉर्न उस क्षेत्र में व्यवधान पैदा करता है जिससे वे संबंधित हैं, नहीं, ये तो गलत है। ये यूनिकॉर्न क्रिएट्स डिस्ट्रप्शन इन द फील्ड दे बिलोंग टू। तो यूनिकॉर्न का तो डेफिनेशन मैंने बता दिया ना। एक यूनिकॉर्न जो है मैं किसी भी निजी स्वामित्व वाली फर्म है जिसका बाजार पूंजीकरण $1 बिलियन से अधिक है। यह अन्य उत्पादों सेवाओं के अलावा रचनात्मक समाधान और नए व्यापार मॉडल पेश करने के लिए समर्पित नई संस्थाओं की उपस्थिति को दर्शाता है। अधिकांश यूनिकॉर्न ने अपने संबंधित क्षेत्रों में नवाचार लाने का कार्य किया है। उदाहरण के लिए उबर ने आवागमन के स्वरूप को बदल दिया, ये सब यूनिकॉर्न में ही आएंगे। तो जो है अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, बताना है ना। तो यूनिकॉर्न उस क्षेत्र में व्यवधान पैदा करते हैं जिससे संबंधित है डिस्ट्रप्शन। ये पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन इसमें आंसर आपको करना है कि कौन सा सही नहीं है। अब दूसरा है कि फिनटेक जो कि वित्त पोषण का रचनात्मक समाधान प्रदान करता है, अनिवार्य रूप से एक प्रकार का यूनिकॉर्न है। तो एक यूनिकॉर्न का तात्पर्य मैंने बताया कम से कम कितना, 7500 करोड़ रुपए का टर्नओवर वाला स्टार्टअप्स है। इस यूनिकॉर्न का कुल मूल्यांकन $330 अरब है, जो 25 लाख करोड़ से अधिक है। फिनटेक की जो बात हो रही है ना, फिनटेक, तो फिनटेक, एडटेक जो है ये बिजनेस टू बिजनेस B2B का नाम सुना होगा, कंपनियां आदि, इसकी विविध श्रेणियां हैं। तो ये जो इसमें दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। इस यूनिकॉर्न का कुल मूल्यांकन 25 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। भारत में अधिकांश यूनिकॉर्न सरकार के स्वामित्व हैं। क्या ये सही है? मोस्ट ऑफ द यूनिकॉर्न्स इन इंडिया आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो भारतीय यूनिकॉर्न की औसत वार्षिक वृद्धि दर US, UK और कई अन्य देशों की तुलना में अधिक है। निजी स्वामित्व, अधिकांश यूनिकॉर्न निजी स्वामित्व में है, प्राइवेट के हाथ में है। जब एक स्थापित कंपनी इसमें निवेश करती है तो उनका मूल्यांकन और बढ़ जाता है। तो ये तीसरा वाला स्टेटमेंट भी, और पूछ ही रहा था कि कौन सा सही नहीं, गलत वाला चुनना था, तो दूसरा और तीसरा इसमें गलत है, यानी ऑप्शन बी के साथ आप जाओगे। एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि यूनिकॉर्न के जो 87%, 87% उत्पाद सॉफ्टवेयर हैं, 7% इसमें हार्डवेयर हैं और 6% जो है अन्य उत्पाद एवं सेवाएं हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर वाली कंपनी 87%, हार्डवेयर वाली 7% और अन्य 6%। तो यूनिकॉर्न का डेफिनेशन पता चल गया ना, 7500 करोड़ से जिसका ऊपर का वैल्यूएशन हो।
ये सवाल आएगा तो कर लेना आप, बड़ी चर्चा में है यूनिकॉर्न। ई श्रम पोर्टल से संबंधित निम्नलिखित कथन पे विचार करना है, कौन सा सही है, पढ़ो आराम से आप। ई श्रम पोर्टल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज और करेक्ट। इसमें अब करेक्ट वाला चूज करना है आपको। मैं ऑप्शन कुछ इस तरह से दे रहा हूँ। आपके पास ऑप्शन रहेगा ए में 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी आपके पास है कि 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी आपके पास है कि 1 और 3 सही है। ऑप्शन डी आपके पास है कि 1 2 3 तीनों सही है। तो करो इसे। वर्ष 2021 में शुरू किए गए ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य देश में असंगठित श्रमिकों, जिसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, असंगठित श्रमिकों के व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस का निर्माण करना है। तो जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये सही है कि इसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों के व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण को बढ़ावा देना है। देश भर में कुल 38 करोड़ असंगठित श्रमिकों जैसे कि निर्माण मजदूरों, प्रवासी कार्यबल, रेहड़ी पटरी वालों और घरेलू कामगारों को पंजीकृत करना है। इसका टारगेट है 38 करोड़ के आसपास। इसके तहत श्रमिकों को एक ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा जिसमें 12 अंकों का एक विशिष्ट नंबर शामिल होगा। ये भी सही है। द वर्कर्स विल बी इशूड एन ई श्रम कार्ड कॉन्टेनिंग 12 डिजिट यूनिक नंबर। ये भी सही है कि इससे के अंतर्गत श्रमिकों को एक ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा जिसमें 12 अंकों की एक संख्या होगी। यानी दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। यदि कोई कर्मचारी ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत है और दुर्घटना का शिकार होता है तो मृत्यु या अस्थायी विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए का पाने का पात्र होगा। तो ये कथन जो है ना, तीसरा भी सही है कि इसके अंतर्गत पंजीकृत कर्मचारी मृत्यु या अस्थायी दिव्यांगता पर 2 लाख रुपए, आंशिक दिव्यांगता पर 1 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख रुपए ऑन डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी और 1 लाख ऑन पार्शियल डिसेबिलिटी। यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं ई श्रम पोर्टल से रिलेटेड। आप ऑप्शन डी के साथ जाओगे 1 2 3। तो आई होप कि आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होगे। इस तरह का सेशन मैं डेली बेसिस पे कोशिश करूँगा कि करें हम लोग। और आप न्यूज़पेपर्स का नोट्स जो बना रहे हो उसका एक तरह का ये टेस्ट होगा आपका। गॉट इट। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, आंसर करना इसका। अब यहाँ पे है पीएम डिवाइन से रिलेटेड बात हो रही है। तो पीएम डिवाइन से रिलेटेड आपको दे दिया गया है ये 4। इसका आप आंसर करो कमेंट सेक्शन में। आप हमें बताओ पीएम डिवाइन के बारे में। इसमें तो सीधे सीधे ऑप्शन है, पढ़ के आंसर करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब पीएम डिवाइन इनिशिएटिव। पढ़ा है ना, क्या है ये पीएम डिवाइन मिशन जो है, इसका अगर विस्तृत नाम बोला जाए ना, पूरा फुल फॉर्म पीएम डिवाइन का, तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री की उत्तर पूर्व के लिए विकास पहल। इसका पूरा नाम होगा। वित्त वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई थी। यह प्रधानमंत्री की गति शक्ति के तहत उत्तर पूर्व की ज़रूरतों पर आधारित सामाजिक विकास परियोजनाओं के लिए बुनियादी ढांचों को निधि प्रदान करेगी। पीएम डिवाइन योजना के तहत केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों दोनों द्वारा परियोजनाओं का सुझाव दिया जा सकता है। हालांकि उन परियोजनाओं को वरीयता दी जाएगी जो राज्यों द्वारा प्रस्तावित की जाएगी। पीएम डिवाइन योजना को उत्तर पूर्वी परिषद द्वारा लागू किया जाएगा। तो इसमें नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है ये पीएम डिवाइन। अब नॉर्थ ईस्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये डी। यह पूर्वोत्तर के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं के लिए के क्रियान्वयन का प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स फॉर टेकिंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स फॉर डेवलपमेंट फॉर द ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। पीएम डिवाइन किससे, इसका फुल फॉर्म बताना कमेंट सेक्शन में पीएम डिवाइन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएमडीए यानी कि इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पहल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कौन से कथन इसमें सही नहीं है, ध्यान देना। ये सही नहीं है, सही बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर नॉट करेक्ट, गलत वाले को चुनना है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे दे रहा हूँ मैं। ऑप्शन ए आपके पास रहेगा, खुद से कोशिश करो। 1 और 3 दे दे रहा हूँ आपको। ऑप्शन बी 2 3, ऑप्शन सी 1 2, ऑप्शन डी 1 2 3।
कौन कौन से इसमें सही नहीं है इसे चुनना है। तो ये इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, इस पर नोट्स बनाया होगा ना न्यूज़पेपर वाला, याद करो कहाँ है वो। हिंद प्रशांत समुद्री कार्यक्षेत्र जो है जागरूकता, टोक्यो में वर्ष 2022 में आयोजित जो क्वाड नेताओं का सम्मेलन हुआ था ना, उसमें यह IPMDA की पहल की घोषणा की गई थी, ताकि हिंद प्रशांत द्वीप समूह, दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर के जो क्षेत्र है ना, IOR जिसको बोलते हैं, उसमें डार्क शिपिंग की निगरानी की जा सके। और 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एकीकृत करते हुए साझेदारों द्वारा समुद्र में निकट वास्तविक समय की गतिविधियों की तेज, व्यापक और अधिक सटीक समुद्री तकनीक का निर्माण किया जा सके। तो इसको जब आप पढ़ोगे ना, तो इसे हाल ही में नाटो देश द्वारा शुरू किया गया था। सही है, अब नाटो के बारे में आप हमें बताना। तो हाल ही में इसे नाटो देश द्वारा शुरू किया गया था, नहीं गलत है ना, अभी मैंने क्या बताया, क्वाड ना, इसमें गलत वाला ही चूज करना है ना, कौन सा सही नहीं है। तो पहला तो गलत हो गया, ये नाटो नहीं, इसे शुरू किया है क्वाड ने। क्वाड का ग्रुप कौन कौन है बता देना। इसे व्हाइट शिपिंग को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया, गलत। क्या मैंने बताया, डार्क शिपिंग, ये भी गलत है। यानी इसमें इट वॉज रिसेंटली रोल्ड आउट बाय नाटो, गलत है, क्वाड से शुरू हुआ है। ट्रैक व्हाइट शिपिंग नहीं, डार्क शिपिंग। अब नेक्स्ट है इसमें कि डार्क शिप वे जहाज होते हैं जिनकी स्वचालित पहचान प्रणाली ASI जिसको बोलते हैं कि ट्रांसपोंडर को बंद कर दिया जाता है ताकि उनका पता ना चल सके। व्हाइट शिपिंग वाणिज्यिक गैर जो है सैन्य व्यापारी जहाज़ों की पहचान और आवाजाही पर प्रासंगिक अग्रिम सूचनाओं के आदान प्रदान को संदर्भित करता है। इसमें जो व्हाइट शिपिंग की बात जो की गई ना, कि द व्हाइट शिपिंग रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ एडवांस इंफॉर्मेशन ऑन द मूवमेंट ऑफ कॉमर्शियल नॉन मिलिट्री मर्चेंट वेसल्स। तो ये वाला स्टेटमेंट इसमें तीसरा सही है। व्हाइट शिपिंग वाणिज्यिक गैर सैन्य व्यापारी जहाज की आवाजाही की पर अग्रिम सूचनाओं के आदान प्रदान को संदर्भित करता है, ये सही है। ठीक है, तो इसमें गलत वाला कौन सा सही नहीं है, तो पहला और दूसरा सही नहीं है। आप जो है इसमें आंसर कर दोगे ऑप्शन C। गॉट इट। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आप देखो। हॉर्नबिल महोत्सव भी चर्चा में था। हॉर्नबिल फेस्टिवल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट। इसमें सही वाला चुनना है आपको। तो फटाफट से कर लो इसे। ऑप्शन मैं दे दे रहा हूँ आपको वैसे ही। ऑप्शन A आपको मैं दे दूंगा 1, केवल एक सही है। ऑप्शन B आपके पास रहेगा 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन C रहेगा 2 और 3 सही है। ऑप्शन D आपके पास रहेगा कि 1 और 3 सही है। वीडियो को रोक के तसल्ली से करो पहले। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मणिपुर टू इनकरेज इंटर ट्राइबल इंटरेक्शन। अंतर जनजातीय संपर्क को प्रोत्साहित करने के लिए मणिपुर में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। तो ये तो पहला गलत है भाई, मणिपुर में नहीं, ये नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल अंतर जनजातीय संपर्क को प्रोत्साहित करने के लिए मणिपुर नहीं, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, अतः कथन एक सही नहीं है। यह राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नागालैंड राज्य सरकार द्वारा आयोजित सबसे बड़े स्वदेशी त्योहारों में से एक है। नागा विरासत के विशिष्टता और समृद्धि को संरक्षित करने तथा पुनर्जीवित करने के लिए यह त्यौहार प्रतिवर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। तो ये सही है, यह त्यौहार प्रतिवर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, ये सही है। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, सही है। गॉट इट। तो इस त्यौहार को नागालैंड में त्योहारों का त्यौहार माना जाता है। त्यौहार का नाम पक्षी एक है ना, बर्ड, हॉर्नबिल के नाम पे रखा गया है, जो नागा लोगों के लिए सबसे सम्मानित और प्रशंसित पक्षी है। यह त्यौहार इस पक्षी को समर्पित है जो अपनी भव्यता और सतर्कता संबंधी गुणों के लिए जाना जाता है। तो यह त्यौहार हॉर्नबिल पक्षी को समर्पित है जो अपनी भव्यता और सतर्कता संबंधी गुणों के लिए जाना जाता है, ये सही है। द फेस्टिवल इज अ ट्रिब्यूट टू हॉर्नबिल बर्ड नोन फॉर इट्स क्वालिटीज ऑफ ग्रैंड्योर एंड अलर्टनेस, भव्यता और सतर्कता। तो इसमें दूसरा तीसरा सही है, तो आप इसमें आंसर करोगे ऑप्शन C, ये वाला करेक्ट है। तो ऐसे ही समय देके सॉल्व करोगे, कितना क्वेश्चन सही करना होता है आपको।
50 से 55 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो हो गया आपका काम। इतना क्वेश्चन बनता कहाँ है प्रीलिम्स में। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि इनमें कौन सा सही है। व्हिच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। UIDIA यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, आधार कार्ड से रिलेटेड है ये। इसको आप ऑप्शन ले लो। ऑप्शन आपके पास ए का 1, बी का 2, सी के लिए आपके पास 1 और 2 दोनों, और डी का ले लो कि ना तो 1 और ना तो 2। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा है। संविधिक प्राधिकरण है। UIDAI 12 जुलाई 2016 को आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों का पालन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। तो यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक गैर संविधिक निकाय है जो है, ये बात की गई है इसमें। इट इज़ अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है गलत है। ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है बल्कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, वैधानिक प्राधिकरण है ये, गैर संविधिक निकाय नहीं है, संविधिक निकाय है। भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है ये। अगला है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा भारत के सभी निवासियों को 12 अंकों के विशिष्ट पहचान संख्या आधार प्रदान की गई है। UIDAI इज मैंडेटेड टू assign a 12-digit यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी आधार टू ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। ये सही है, जनादेश यादी हैं। UIDAI को भारत के सभी निवासियों को एक 12 अंकी है, सबका आधार नंबर अपने आपको याद ही रहता है, 12 डिजिट का होता है, तो ये सही है। यानी इसमें केवल 2 सही है। ठीक है, 31 अक्टूबर 2021 तक UIDAI ने, इसका डेटा है 31 अक्टूबर 2021 तक की 131.68 करोड़ इतने जो है आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं अभी तक। तो इसमें आप जाओगे ऑप्शन बी के साथ, दूसरा वाला सही है। तो ऐसे ही पढ़ पढ़ के आंसर करना पड़ेगा, अटेम्प्ट करना सीखना पड़ेगा क्वेश्चन। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये भी चर्चा में था। PMEGP, इस पे विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। PMEGP प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, पढ़ो इसको और आंसर करो। इसके लिए भी मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ आपके पास। ऑप्शन ए रहेगा 1, 2, ऑप्शन बी रहेगा 2, 3, ऑप्शन सी आपके पास रहेगा 1, 3, ऑप्शन डी आपके पास रहेगा 1, 2, 3। कौन कौन से कथन इसमें सही है, करो कोशिश। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी MSME द्वारा प्रशासित केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ये सही है। MSME ने इसे शुरू किया है, पहला स्टेटमेंट सही है। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, पहला सही है। भारत सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम नामक एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम की शुरुआत को मंजूरी दी। तो इसका अभी जैसे इसमें सेकंड है कि इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना है। तो अब यहाँ पे जो ये लिखा है ना कि इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना है, तो इसके लिए वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम नामक एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसमें जो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट है ना कि इट इज़ इंटेंडेड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेज इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज़, तो इसके लिए क्या किया था कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी कार्यक्रम की शुरुआत की थी रोजगार के लिए।
गॉट इट। तो इसमें कथन 2 जो है ये बेसिकली तो इसको देखते हैं हम लोग। इसमें एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे जो ये लाइन था ना कि सूक्ष्म लघु माध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रशासित केंद्र प्रायोजित योजना है ना, ये वाला यहाँ पे गलत है। ये यहाँ पे जो है ये क्षेत्र हो जाएगा, ये पहला वाला गलत है। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यहाँ पे जो लिखा है ना ये गड़बड़ है। अतः कथन 1 सही नहीं है इसमें, और इसमें ये जो है ना दूसरा वाला स्टेटमेंट ये सही है, इसको देख लेना आप ध्यान से। खादी और ग्रामोद्योग आयोग राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी है, तो केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत संचालित इस योजना का क्रियान्वयन खादी ग्रामोद्योग आयोजन जो KVIC है ना, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, तो उसके द्वारा किया जाता है। तो ये वाला सही है इसमें। इसमें दूसरा सही है और तीसरा सही है, पहला नहीं है सही है। ये यहाँ पे जो ये लाइन है ना, प्रशासित केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है, बल्कि ये क्षेत्र की योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, प्रशासित केंद्रीय क्षेत्र की योजना है ये। तो इसमें दूसरा तीसरा सही है, तो आप जाओगे इसमें ऑप्शन बी के साथ, ये वाला हो जाएगा। इतना छोटा सा बारीकी से देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर तुक्का गलत हो जाएगा। वेस्ट नील वायरस, ये बड़ी चर्चा में, इस कथन पे विचार करना है आपको। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज करेक्ट रिगार्डिंग वेस्ट नाइल वायरस, इसको करो सॉल्व। आपके लिए मैं ऑप्शन दे दे रहा हूं इसमें। इसको सॉल्व करिए और बताइए कि क्या होगा। वेस्ट नील वायरस एक जो है मच्छर जनित डबल स्टैंडर्ड DNA है, यानी कि वेस्ट नाइल वायरस इज अ मॉस्क्यूटो बॉर्न डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस। और दूसरा है कि वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर वेस्ट नाइल वायरस। ये भी चर्चा में, जितनी भी बीमारी वाली चीज़ें होती हैं ना, उसको आप ध्यान में रखा करो, सवाल आ जाते हैं। इसमें आपका ऑप्शन ऐसा रहेगा कि A 1 सही है, B रहेगा आपके पास कि 2 सही है, C रहेगा कि 1 और 2 दोनों सही है, और D रहेगा कि ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। ऐसे रहेंगे 2 वाले में। तो वेस्ट नील वायरस से संबंधित एक फ्लेवी वायरस है जो सेंट लुइस इंसेफ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस तथा पित्त ज्वर के लिए भी जिम्मेदार है। यह एक मच्छर जनित सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। अब यहाँ पे जो ये DNA लिखा है ना, ये गलत है, RNA वायरस है ये। 80% संक्रमित लोगों में यह रोग जो है स्पर्शोन्मुख है, मतलब टच से हो जाता है। शेष 20% में वेस्ट नील फीवर या गंभीर WNV बुखार, सिरदर्द, थकान, मतली, शरीर में दर्द, दाने और सूजन ग्रंथियों जैसे लक्षणों के साथ देखा जा सकता है। तो अभी जो ये बीमारी है ना वेस्ट नाइल वायरस WNV, इसका कोई भी उपचार या वैक्सीन नहीं है। दोनों गलत है, ना तो 1 ना तो 2, ये वाला हो जाएगा। गॉट इट। NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात की गई यहाँ पे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, आप पढ़ लो, देख लो, काफ़ी चर्चा में है ये। इसके लिए ऑप्शन वैसे ही रहेगा। A में रहेगा आपके पास कि केवल 1 सही है, ऑप्शन B आपके पास रहेगा 2 सही है, ऑप्शन C रहेगा 1 और 2 दोनों सही है, और ऑप्शन D आपके पास है कि ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने 7 साल पहले चीता संरक्षण के लिए 260 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्वास परियोजना तैयार की थी। यह विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय चीता स्थानांतरण परियोजना हो सकती है। गॉट इट। पर्यावरण मंत्रालय ने NTCA बोले तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की 19वीं बैठक में भारत में चीते की पुनः वापसी हेतु कार्य योजना जारी की थी। ये सही है। द एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज इन इंडिया वाज रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये सही है।
गॉट इट। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अगले 5 वर्षों के भीतर नामीबिया में 50 अफ्रीकी चीते लाने का फैसला किया है। ये भी सही है। अतः कथन 2 सही है इसमें, दोनों, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। कहाँ से ये कंट्री का याद नाम रखना, नामीबिया, डायरेक्ट आ जाएगा एग्जाम में। तो सी हो जाएगा इसके साथ, 1 और 2 दोनों। आगे बढ़ते हैं, चलो इसका आंसर करना। अस्त्र मार्क 1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। अब इसमें से पूछ रहे कि कौन सा स्टेटमेंट जो अस्त्र मार्क 1 है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट। तो इसके लिए 3 है ना दिया हुआ स्टेटमेंट, पढ़िए उसको ध्यान से। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ कि ऑप्शन ए आपके पास है 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी मैंने आपको दे दिया कि 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी मैंने दे दिया कि केवल 3 सही है, और ऑप्शन डी दे दिया कि 1 और 3 सही है। अस्त्र मार्क 1 दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो अब यहाँ पे जैसे लिखा है ना कि अस्त्र मार्क 1 इज़ अ बियॉन्ड विजुअल रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल नहीं है ये, बल्कि ये एयर टू एयर है। ठीक है, सतह से हवा में नहीं, हवा में हवा। तो पहला वाला तो गलत हो गया। गॉट इट। वीबीएम मिसाइलें 20 नॉटिकल मील या 37 किलोमीटर की सीमा से आगे तक मार करने में सक्षम है, और एएएम्स जो हैं ये को एक हवाई लक्ष्य को नष्ट करने के लिए हवा में छोड़ा जाता है। अस्त्र मार्क 1 की जो रेंज है लगभग 110 किलोमीटर, ये सही है। द रेंज ऑफ अस्त्र मार्क 1 इज अराउंड 110 किलोमीटर, ये ठीक है। मिसाइल को वीबीआर के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकताओं के साथ साथ करीबी प्रतिस्पर्धा, विदेशी स्रोतों पर निर्भरता को कम करने के आधार पर डिजाइन किया गया है। यह मिसाइल ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक गति से यात्रा कर सकती है और अधिकतम 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकती है। अतः यह हवाई युद्ध के लिए अत्यधिक कुशल है। इसे रक्षा और अनुसंधान विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। तो अस्त्र मार्क 1 इज डेवलप्ड एंड डिजाइंड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ सही है, डीआरडीओ ने इसे विकसित और डिजाइन किया है। तो इसमें 2 और 3 सही है, तो 2 और 3 सही है, तो यानी आप ऑप्शन बी के साथ जाओगे। गॉट इट। जो चीज़ें चर्चा में हैं उसको आप नोट डाउन करो और प्रैक्टिस करो यहाँ से। कौन सा कथन सही है, नीचे दिए गए कोड उपयोग कर सही, मतलब सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपको कि ऑप्शन ए में 1 सही है, ऑप्शन बी 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 सही है, ऑप्शन डी ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। किसके साथ जाओगे आप। गोवा मुक्ति दिवस की बात हो रही है, गोवा लिबरेशन डे भारतीय सैन्य बलों द्वारा पुर्तगाली शासित गोवा के विलय की याद दिलाता है। इस दिन भारत भी यूरोपीय शासन से पूरी तरह मुक्त हो गया था। तो गोवा मुक्ति दिवस भारतीय सैन्य बलों द्वारा ब्रिटिश शासित गोवा के विलय की याद दिलाता है। गोवा मुक्ति दिवस भारतीय सैन्य बलों द्वारा ब्रिटिश शासित गोवा के विलय की याद दिलाता है। इस दिन भारत भी यूरोपीय शासन से पूरी तरह मुक्त हो गया था। द गोवा लिबरेशन डे कॉमेमोरेट द एनेक्सेशन ऑफ ब्रिटिश रूल्ड गोवा बाई इंडियन मिलिट्री फोर्सेस। क्या होगा ये, पहला कथन सही है। तो पहला जो स्टेटमेंट है ना ये सही नहीं है। गोवा मुक्ति दिवस भारतीय सैन्य बलों द्वारा, ब्रिटिश जो लिखा है ना, ब्रिटिश शासित थोड़े हैं, भूल गए, पुर्तगाली थे ना, पुर्तगाली शासित थे ना, पुर्तगालीज थे, पुर्तगीज से हमने छुड़ाया है उसे। पहला तो गलत हो गया। गोवा की आधिकारिक भाषा कोंकणी है जो संविधान की अनुसूची 8 में सूचीबद्ध नहीं है। कोंकणी तो है सूचीबद्ध, पढ़ा है ना, जो 22 भाषाएं हैं। ये दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, ना तो 1 ना तो 2, डी के साथ जाओगे। भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची आपको पता होना चाहिए, उसमें 22 भाषाएं हैं और उसमें जो गोवा की कोंकणी है वो इंक्लूड है शेड्यूल 8 में।
असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, काश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, ये सब आते हैं। टोटल मैंने 22 भाषाओं के नाम ले लिए। आगे बढ़ेंगे। सतत शहर एकीकृत दृष्टिकोण पायलट SCIAP, इसका पूरा नाम हो जाएगा सस्टेनेबल सिटीज़ इंटीग्रेटेड अप्रोच पायलट प्रोजेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें बताना है कि कौन सा सही है। इसके संबंध में बड़ी चर्चा में है ये भी। साइंस एंड टेक से बहुत भर भर के सवाल आ रहे हैं आजकल। सतत शहर एकीकृत दृष्टिकोण पायलट, इसके लिए मैं ऑप्शन आपको दे दे रहा हूँ। क्या ऑप्शन ए आपके पास है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो देखो आपके नोट्स में है, जो बनाया है आपने न्यूज़पेपर का नोट्स, उसमें ये चीज़ नोट डाउन किया है। तो शहरी स्थिरता मूल्यांकन फ्रेमवर्क यानी कि USAF, द अर्बन सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क डेवलप्ड अंडर द सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड अप्रोच पायलट प्रोजेक्ट। तो जिसे जो है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO और UN हैबिटेट द्वारा कार्यान्वित किया गया है। ये पहला स्टेटमेंट सही है। इट इज़ बीइंग फंडेड थ्रू ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF6, नहीं ये गलत है। कथन 2 GEF6, अच्छा फंड की बात कर रहा है ना। इस परियोजना को भारतीय शहरों की कार्बन पृथक्करण क्षमता का अनुमान लगाने के लिए वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF6 से धन प्राप्त हुआ। ये सही है, ये भी सही है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा नहीं से वित्त पोषित किया है, फंड दिया है। दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है, 1 और 2 ये हो जाएगा। गॉट इट। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। चलो इसका आंसर करो, पहले पढ़ लो, क्वेश्चन देख लो, पूरा समय ले लो आप। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रांसमिशन मोराटोरियम। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज करेक्ट। पढ़िए आप पहले, इसके लिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। वैसे ही ऑप्शन रहेंगे सेम, कि 1 सही है, ऑप्शन बी रहेगा कि 2 सही है, ऑप्शन सी रहेगा कि 1 और 2 दोनों सही है, और ऑप्शन डी रहेगा कि ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। तो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश वर्ष 1998 से इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर सीमा अवधि स्थगन पर सहमत हुए थे, और स्थगन की अवधि को समय समय पर मंत्री स्तरीय सम्मेलनों में बढ़ाया जाता रहा है। जो कि 164 सदस्य हैं ना, WTO की बात हो रही है। WTO में टोटल 164 मेंबर हैं, याद है, का सर्वोच्च निर्णय वाला ये निकाय है। तो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य ट्रांसमिशन सदस्य देशों पर सीमा शुल्क जो है नहीं लगाते हैं, ये सही है। WTO मेंबर्स डू नॉट इम्पोज कस्टम ड्यूटीज ऑन मेंबर नेशंस ऑन ई ट्रांसमिशन, ये पहला स्टेटमेंट सही है। यह स्थगन फोटोग्राफिक फिल्मों, सिनेमेटोग्राफिक फिल्मों, प्रिंटेड विषय वस्तु, संगीत, मीडिया, सॉफ्टवेयर और वीडियो गेम जैसे डिजिटल उत्पादों पर लागू होता है। ठीक है, याद रहेगा। भारत जून 2022 से शुरू होने वाले विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ई ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क को लेकर अधिस्थगन का विरोध करेगा, क्योंकि इसके प्रावधान केवल विकसित देशों के पक्ष में हैं। तो इसका विरोध करेगा, देखो इसमें जारी रखने के पक्ष में है ना, ये गलत है, इसका विरोध करेगा। इंडिया इज इन फेवर की बात नहीं है, फेवर में नहीं है इंडिया, इंडिया इसके विरोध में है। कथन 2 सही नहीं है। विरोध में इसलिए क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के आयात में तेज़ी से वृद्धि देखी जा रही है। मुख्य रूप से फिल्में, संगीत, वीडियो गेम, मुद्रित पदार्थ आदि इनमें से कुछ स्थगन के दायरे में आ सकते हैं। विकासशील देशों के लिए अपनी डिजिटल उन्नति हेतु नीतिगत स्थान को संरक्षित करने, आयात को विनियमित करने और सीमा शुल्क के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने के लिए अधिस्थगन की अनुमति देना महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप जाओगे कि
जो ये अब इसमें था ना कि कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है दूसरा, इसके साथ हो जाएगा ये आंसर। तो क्वेश्चंस पढ़ना बहुत जरूरी है, इसीलिए एक बार लास्ट में ये क्वेश्चन पढ़ लिया जाता है। लिक्विड नैनो यूरिया के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है, यहाँ पे है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिक्विड नैनो यूरिया। ये भी चर्चा में था, आपके नोट्स में होगा, अगर आपने लिखा होगा तो इसके बारे में पढ़ो। बताओ, ऑप्शन दे दे रहा हूँ, ए 1 सही है, ऑप्शन बी दे दे रहा हूँ कि 3 सही है, ऑप्शन सी आपको दे दे रहा हूँ कि 2 और 3 सही है, और ऑप्शन डी आपके पास है कि 1 और 3 सही है। बताओ कौन सा सही है। तो लिक्विड नैनो यूरिया की बात हो रही है। यह स्वदेशी यूरिया है जिसे सबसे पहले भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी कि इफ्को, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा दुनिया भर के किसानों के लिए पेश किया गया। बिल्कुल सही है ये। इट इज़ एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड यूरिया इंट्रोड्यूस्ड बाई द इफ्को। स्वदेशी रूप से विकसित यूरिया है ये, और इसे इफ्को ने पेश किया है। पहला स्टेटमेंट सही है। इसे स्वदेशी रूप से नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल गुजरात में आत्मनिर्भर भारत अभियान और आत्मनिर्भर कृषि के अनुरूप विकसित किया गया है। यूरिया सफ़ेद रंग का एक रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक है जो कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन प्रदान करता है तथा पौधों के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। इसकी 500 मिलीलीटर से लेकर एक बोतल में 40,000 मिलीग्राम या मिलीलीटर नाइट्रोजन होता है, जो सामान्य यूरिया के एक बैग बोरी के बराबर नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करेगा। पारंपरिक यूरिया की दक्षता लगभग 25% है। जो ये लिक्विड है ना, लिक्विड नैनो यूरिया, इसकी दक्षता 85 से 90% तक हो सकती है। इसलिए लिक्विड नैनो यूरिया पारंपरिक यूरिया की तुलना में अधिक दक्ष है। अब यहाँ पे लिखा है कि लिक्विड नैनो यूरिया की दक्षता पारंपरिक यूरिया की तुलना में कम होती है, ये गलत है, ज़्यादा है। जो पारंपरिक यूरिया है उसका पावर 25% है, तो इसका लगभग 85 to 90% के आसपास इसका पावर है। द एफिशिएंसी ऑफ लिक्विड नैनो यूरिया इज लोअर देन द कन्वेंशनल यूरिया, गलत है। द एफिशिएंसी ऑफ लिक्विड नैनो यूरिया इज हायर देन द कन्वेंशनल यूरिया, तो दूसरा तो गलत हो गया। अब अगला कि भारत का पहला लिक्विड नैनो यूरिया संयंत्र मध्य प्रदेश के विजयपुर में स्थित है। अभी मैंने बताया था ना, नहीं, गुजरात के कलोल में पहले भारतीय तरल नैनो यूरिया LNU संयंत्र का उद्घाटन किया है, ना कि विजयपुर मध्य प्रदेश में। यहाँ भी है, मध्य प्रदेश में भी विजयपुर में एक उर्वरक संयंत्र है, लेकिन ये वाला जो बना है, याद रखना आपको, गुजरात के कलोल में है, तो ये भी गलत हो गया। यानी अब जाओगे इसमें पहला सही है, तो ऑप्शन ए के साथ जाओगे आप इसमें। गॉट इट। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने हैं। आगे बढ़ें और पेशेंस के साथ एकदम आराम से वीडियो को रोक रोक के आराम से सॉल्व करो, पूरा समय लेके। FTA मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट। सही नहीं है बताना है इसमें। आपको ऑप्शन उसी तरह का इसमें दे दिया जाएगा कि 1 सही है, 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, और ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात होती है। FTA 2 या 2 से अधिक देशों या व्यापारिक ब्लॉकों के बीच एक व्यवस्था है जो मुख्य रूप से उनके बीच पर्याप्त व्यापार पर सीमा शुल्क और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने या समाप्त करने का प्रावधान करती है। तो अब जो पहला पढ़ोगे कि इट एम्स टू रिड्यूस बट नॉट एलिमिनेट, यही गलत हो गया, इसका डेफिनेशन ही गलत दे दिया। एलिमिनेट भी तो करना है ना, समाप्त भी करना है। अभी क्या बताया मैंने FTA का डेफिनेशन। FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसे बोलते हैं जो 2 या 2 से अधिक देशों या व्यापारिक ब्लॉकों के बीच एक व्यवस्था है जो मुख्य रूप से उनके बीच पर्याप्त व्यापार पर सीमा शुल्क और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करना या समाप्त करना, यानी कि इट एम्स टू रिड्यूस एंड ऑल्सो एलिमिनेट कस्टम्स टैरिफ बैरियर्स ऑन सब्सटेंशियल ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज। पहला तो गलत हो गया।
आगे बढ़ेंगे। एफटीए जो है अन्य क्षेत्र जैसे कि बौद्धिक संपदा अधिकार, आईपीआर, निवेश, सरकारी खरीद और प्रतिस्पर्धा नीति आदि को भी कवर कर सकता है। तो ये सही है, वस्तुओं और सेवाओं के अलावा एफटीए में बौद्धिक संपदा अधिकार, आईपीआर ये भी शामिल है। बिसाइड्स गुड्स एंड सर्विस, एफटीए ऑल्सो कवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सही है। एफटीए को तरजीही व्यापार समझौता, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सीईपीए इसे बोलते भी हैं। तो इसमें पूछा था कि कौन सही नहीं है, तो इसमें गलत कौन है? पहला गलत है, पहला गलत है इसमें। अब्राहम अकॉर्ड्स की बात हुई है न्यूज़पेपर के नोट्स में, देखो है ना, नहीं लिखा है तो फिर अधूरा है आपका न्यूज़पेपर नोट्स। अब्राहम अकॉर्ड्स टर्म वाज इन द न्यूज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किससे संबंधित है ये अब्राहम अकॉर्ड? ये बेसिकली इजराइल और अरब देशों के बीच पिछले 26 वर्षों में पहला शांति समझौता है। बताइए इजराइल का रुख कैसा होता है? गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 1994 में इजराइल और जॉर्डन के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार यह समझौता पूरे अरब क्षेत्र में व्यापक शांति स्थापना करने के लिए एक नींव का काम करेगा। हालांकि इस समझौते में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के संदर्भ में कोई बात नहीं की गई है। 13 अगस्त 2020 को इजरायल यूएई शांति समझौते की घोषणा के बाद 11 सितंबर को बहरीन इजरायल समझौते की घोषणा की गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अन्य अरब देशों के भी समझौते में शामिल होने के संकेत दिए थे। इसमें अगर देखोगे ना आप ध्यान से, तो आंसर इसका होने का संभावना है ये ऑप्शन सी, इजरायल और 4 इस्लामी देशों के बीच संबंधों का सामान्यीकरण। अभी पढ़ लेना कि कौन से 4 इस्लामी देश हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स याद रहेगा ना, नॉर्मलाइजेशंस ऑफ रिलेशंस बिटवीन इजराइल एंड 4 इस्लामिक कंट्रीज। आ जाएगा डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन। आगे पढ़ेंगे, नदी प्रणाली अस्थिरता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? अभी इसकी चर्चा हुई थी न्यूज़पेपर में। रेफरेंस ऑफ रिवर एवल्यूएशंस, इसमें सही आपको करेक्ट कोड आपको मैं दे दे रहा हूँ, बताना आप कमेंट सेक्शन में। आपके पास ऑप्शन है कि एक सही है, 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 ना तो 2। नदी प्रणाली की बात हो रही है, रिवर जो है एवल्यूशंस। नदी प्रणाली अस्थिरता नदी के प्रवाह के दौरान परिवर्तन की घटना को संदर्भित करती है, जिसके अंतर्गत पुरानी स्थापित नदी प्रणाली के स्थान पर एक नई नदी प्रणाली का निर्माण होता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय और मरुस्थलीय क्षेत्रों की नदियाँ के अस्थिर होने की अधिक संभावना बनी रहती है। अब यहाँ पे लिखा है कि यह समशीतोष्ण क्षेत्रों की नदियों से संबंधित एक विशिष्ट घटना है, ये गलत है। इट इज़ अ टिपिकल फीचर्स एसोसिएटेड विद द रिवर्स ऑफ टेम्परेट रीजन्स, ये गलत है। ये समशीतोष्ण क्षेत्र का नहीं बल्कि उष्णकटिबंधीय और मरुस्थल क्षेत्रों की घटना होती है। ऐसी घटना बहुत ही कम होती है, 1 दशक या 1 सदी में एक बार या उससे भी कम, ये सही है। इट अकर्स लेस फ्रिक्वेंटली ओनली वंस और अ डिकेड और अ सेंचुरी, ये सही है। बार बार होने वाली चरम मौसम की घटनाओं और समुद्र के स्तर में वृद्धि के निरंतर प्रभाव की तुलना में उनके विनाशकारी प्रभावों के बावजूद अस्थिरता की घटना दुर्लभ है। इसमें बी सही है, सही उत्तर चुनने को बोला था तो बी सही है। आगे बढ़ेंगे, इसका आंसर करिए। इसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। तो इसमें बात की गई है लीड आईटी इनिशिएटिव, लीड आईटी पहल के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। तो पढ़िए और फिर आंसर करिए। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इसे भारत ने यूएसए के सहयोग से प्रारंभ किया है। इट इज़ लॉन्च्ड बाय द इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द यूएसए। तो इसके लिए मैं पहले ऑप्शन आपको लिख दे रहा हूँ कि इसमें सही कौन कौन सा है। आप ऑप्शन ले लो। ऑप्शन ए आपके पास है कि 1 2 3, ऑप्शन बी आपके पास रहेगा कि केवल 1 और 2, ऑप्शन सी ले लो आप कि केवल 3, और ऑप्शन डी ले लो आप केवल 2। प्रैक्टिस करना है एकदम, ऐसे ही क्वेश्चंस सॉल्व करना एकदम सीख जाइए आप। तो हाल ही में भारत और स्वीडन ने
अपनी संयुक्त पहल लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, इसका लीड आईटी का पूरा नाम हो जाएगा, लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के एक भाग के रूप में स्टॉकहोम में उद्योग संक्रमण वार्ता की मेजबानी की। तो सिंपल सी बात है, यूएसए के सहयोग से तो हुआ ही नहीं है ये, इसमें यूएसए का कोई मैटर ही नहीं है, ये भारत और स्वीडन के बीच हुआ है। गॉट इट, पहला गलत हो गया। अब ऐसे ही लग रहा है कि ये ऑप्शन ए और बी अब होने वाला नहीं है। यही होता है एलिमिनेशन का पावर। लीड आईटी पहल उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देती है जो वैश्विक जलवायु कार्रवाई में प्रमुख हितधारक हैं और जहां विशिष्ट हस्तक्षेप की आवश्यकता है। तो जो है यह उन देशों और कंपनियों को संगठित करता है जो पेरिस समझौतों को हासिल करने एवं कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो यह उन देशों और कंपनियों को भी संगठित करता है जो पेरिस समझौतों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध, ये सही है। इट ऑल्सो गैदर्स कंट्रीज एंड कंपनीज दैट आर कमिटेड टू एक्शन अचीव द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट क्या है पता होना चाहिए। तीसरा इसमें सही है। लीड आईटी के सदस्य इस विचार को बढ़ावा देते हैं कि वर्ष 2050 तक ऊर्जा गहन उद्योग में निम्न कार्बन उत्सर्जन के उपायों को अपनाकर शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्यों की पूर्ति की जा सकती है। तो इसमें है कि इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा निर्माण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना। गलत है ये। इट मीन टू प्रमोट ट्रांसफर ऑफ डिफेंस की तो बात ही नहीं हो रही है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात ही नहीं है इसमें। इसमें तो बात हो रही है ऊर्जा से रिलेटेड, ऊर्जा गहन उद्योग की बात हो रही है, कार्बन जो है शून्य करने की बात हो रही है। तो इसमें केवल तीसरा सही है। तो आप ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा, सी। एक एलिमिनेट करोगे तो फिर 50-50 का चांस हो जाता है। सोलोमन द्वीप, अब देखो इसको मैप में जाके कहाँ है ये। सोलोमन द्वीप किस महासागर में स्थित है, इसकी चर्चा हुई है न्यूज़पेपर में हाल ही में। सोलोमन आइलैंड खबरों में था ये। किस महासागर में स्थित है? प्रशांत द्वीप देश के 14 राज्यों का समूह है जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से संबंधित है। इनमें कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स, फेडरेट स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया एफएसएम जिसको बोलते हैं, नाउरू, नियू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, सामोआ, सोलोमन, आ गया ना, इसी में है, पैसिफिक ओशियन में है ये। देख लेना इसके सारे आइलैंड्स को देख लेना, टोंगा, तुवालू, वानुअतु, ये सब शामिल है इसमें। नेक्स्ट है कि अब बात की गई यहाँ पे ट्रैकिंग SDG 7 एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट। ट्रैकिंग SDG 7 ऊर्जा प्रगति रिपोर्ट, इसमें सही आपको चुनना है कौन सा होगा। आपको ऑप्शन में दे दे रहा हूँ कि ऑप्शन ए में रहेगा 1, 2, 3, ऑप्शन बी में रहेगा 2, 3, 4, ऑप्शन सी है 3, 4, 5 और ऑप्शन डी में आप सब ले लो 1, 2, 3, 4, 5। अब बताओ कौन सा होगा। ऊर्जा प्रगति रिपोर्ट आया है, पढ़ा है आपने, एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट। ऊर्जा प्रगति रिपोर्ट विशेष रूप से गठित संचालन समूह के रूप में SDG 7 की 5 संरक्षक एजेंसियों के बीच घनिष्ठ सहयोग का एक उत्पाद है। ये 5 संरक्षक कौन है? यही तो है पांचों। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ये है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी भी है, इसमें IRENA भी है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, ये सब है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग भी है इसमें, UNST, विश्व बैंक भी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी, ये सब हैं। SDG 7 का लक्ष्य जो है, इनका टारगेट है कि 2030 तक स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करना है। वार्षिक SDG 7 ट्रैकिंग रिपोर्ट में 4 प्रमुख ऊर्जा लक्ष्यों के आधिकारिक डैशबोर्ड में वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्रगति का मूल्यांकन किया है। इसके पढ़ना, इसमें लिख लेना, ये मेंस में काम आएगा आपके। इसमें चीज़ें बताई गई हैं कि बिजली और स्वच्छ खाना पकाने के समाधान के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, अक्षय ऊर्जा की बात हो रही है यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी में पर्याप्त वृद्धि, ऊर्जा दक्षता पर प्रगति को दोगुना करना, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, ये सब हो जाएगा। ये सारे इसमें हैं,
ये जो डी है ना 1 2 3 4 5, ये इसका सही आंसर होगा। तो ये देख लेना, ये सब न्यूज़पेपर में है ना आप लोगों के। त्रिंकोमाली पोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है आपको, कौन सा सही है। आपके पास ऑप्शन रहेगा कि एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, और डी रहेगा कि ना एक सही है ना दो सही है। तो त्रिंकोमाली बंदरगाह श्रीलंका के पूर्वोत्तर तट पर त्रिंकोमाली खाड़ी में एक प्रायद्वीपीय परिस्थित है, जिसे पहले कोडियार खाड़ी कहा जाता था। तो ये श्रीलंका के पूर्वोत्तर तट पर त्रिंकोमाली खाड़ी में एक प्रायद्वीप स्थित है, सही है। इट इज सिचुएटेड ऑन अ पेनिनसुला इन त्रिंकोमाली बे ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका, पहला सही है। हिंद महासागर में इस बंदरगाह का सामरिक महत्व है। यह भारत, जापान और अमेरिका सहित कई देशों के हितों से संबंधित है। त्रिंकोमाली चेन्नई का निकटतम बंदरगाह भी है, ये सही है। इट इज़ नियरेस्ट पोर्ट टू चेन्नई पोर्ट, सही है। दोनों सही है, इसमें सी हो जाएगा, 1 2 सही है। त्रिंकोमाली में पहले से ही कई डेडिकेटेड पोर्ट टर्मिनल हैं। इसमें लंका इंडियन ऑयल कंपनी की सुविधा, टोक्यो सीमेंट की सुविधा, आटा कारखाने के लिए अनाज की सुविधा और एक चाय टर्मिनल शामिल है। यह विकास कोलंबो बंदरगाह पर दबाव को कम करेगा और परिचालन में मदद करेगा, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में वृद्धि होगी। इसके लिए गैर कंटेनरीकृत कार्गो यातायात जैसे सीमेंट, कोयला और अन्य औद्योगिक कच्चे माल के लिए बंदरगाह का विकास भी आवश्यक होगा। तो ये चर्चा में है, तो फिर आ गया क्वेश्चन, जो न्यूज में होगा क्वेश्चन होगा। पेंटेड लेपर्ड गेको के क्या है, इसमें से कौन सा सही है। पेंटेड लेपर्ड, लेपर्ड समझते हो ना, चिड़ियाघर का आतंकवादी भी बोलते हैं इसे। कौन सा सही इसके बारे में, पेंटेड लेपर्ड, ये भी चर्चा में था। ऐसे ही इसके लिए भी ऑप्शन हो जाएगा कि एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, और डी हो जाएगा कि ना एक सही है ना दो सही है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने लेपर्ड गेको की एक नई रंगीन प्रजाति की पहचान की है, जिसका नाम यूबल फेरिस पिक्टस है, जिसे पेंटेड लेपर्ड गेको के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले इसे एक पूर्व ज्ञात प्रजाति से संबंधित माना जाता था। IUCN जब भी ये रेड लिस्ट की बात होती है, तो बेसिकली इसमें प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय एक संघ है। संरक्षण प्राथमिकता मानदंड के आधार पर शोधकर्ताओं ने इसे नियर थ्रेटेड के रूप में सूचीबद्ध करने का सुझाव दिया है। तो इसमें लिखा है कि इसे IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त स्थिति प्रदान की गई है। नहीं, ये नहीं, इसकी बात ही नहीं की गई है। इंडेंजर्ड स्टेटस इसे नहीं दिया गया है, इसे नियर थ्रेटेड बोला गया है। पेंटेड लेपर्ड गेको पूर्वी एशिया की मूल प्रजाति है। यूबल फेरिस पूर्वी और दक्षिण पश्चिम एशिया के मूल स्थानीय गेको की एक प्रजाति है, सही है। इन इंडिया द पेंटेड लेपर्ड गेको इज कॉमन टू आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, ये सही है। नई प्रजाति शुष्क सदाबहार वनों में रहती है, जो झाड़ीदार घास के मैदानों में पाई जाती है। पूर्णतः रात्रिचर है, जिनकी गतिविधियां जंगलों में शाम के बाद बढ़ जाती हैं। तो इसमें आप किसको आंसर करोगे, दूसरा वाला सही है, तो आप जाओगे बी के साथ, व्हाट इट। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करना। मेरी सहेली सबसे, इसका अच्छा वर्णन कौन कर रहा है इनमें से। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब मेरी सहेली इनिशिएटिव, पढ़ा इसके बारे में। मेरी सहेली, मेरी सहेली, देखो आप थोड़ा सा समय ले लो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो इसको अगर हम लोग पढ़ें, मेरी सहेली का सबसे अच्छा वर्णन आपने आंसर कर दिया होगा आई थिंक कमेंट सेक्शन में। तो करते हैं इसको। मेरी सहेली जो है ना, इसमें भारतीय रेलवे ने सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मेरी सहेली पहल शुरू की है। अब जहाँ रेल की बात होगी उसको आंसर कर देना सीधे। इसे प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक, मतलब जहाँ वो चढ़ी ट्रेन में और जहाँ उतरी तक, पूरी यात्रा के लिए ट्रेन से यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को सुरक्षा संरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
अब महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे की एक पहल है, इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ इंडियन रेलवेज फॉर इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, अभी चर्चा में आया था। इसमें से कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट बताना है इसमें। किसके बारे में? तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क के बारे में। अब आपने आया होगा न्यूज में तो इसको ध्यान दिया होगा। इसके लिए मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ, 3 है ना, 3 स्टेटमेंट इसके लिए है। तो ए मैं लिख दे रहा हूँ इसके लिए कि 1 और 2 सही है। बी में मैं लिख दे रहा हूँ कि 2 और 3 सही है। सी में मैं लिख दे रहा हूँ कि 1 और 3 सही है। और डी में लिख दे रहा हूँ कि सब सही है, 1 2 3। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले जगदलपुर के पास स्थित है। तो पहला तो सही है कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, इट इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। वर्ष 2016 में उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन को मान्यता देने वाला पहला राज्य था। वर्तमान में छत्तीसगढ़ इस तरह के अधिकार प्रदान करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिखा है ना, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक गांव के सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना, ये गलत है। अभी बताया ना कि बिकम फर्स्ट स्टेट नहीं, ये सेकंड स्टेट बना है। गॉट इट? दूसरा गलत हो गया। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। और राष्ट्रीय उद्यान कांगेर नदी की घाटी पर स्थित है। पार्क का नाम कांगेर नदी के नाम पर रखा गया, जो इस संपूर्ण घाटी में प्रवाहित होती है। यह राष्ट्रीय उद्यान एक विशिष्ट मिश्रित आर्द्र पर्णपाती प्रकार का वन है, जिसमें साल, सागौन, बांस के पेड़ बहुतायत पाए जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि मुख्य रूप से झाड़ियों और कांटेदार वृक्षों की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जबकि इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है आर्द्र पर्णपाती प्रकार का वन, साल, सागौन, बांस, इसकी बात की गई इसमें। तो कथन 3 जो है ये गलत है इसमें। इट इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ स्क्रब एंड थ्रोन ट्रीज। नो, इसमें साल, सागौन ये सब भी मिलते हैं। एक सही है बस इसमें। तो पूछा है कि सही नहीं है, तो सही नहीं है 2 और 3, ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे अटेम्प्ट लेने हैं आपको। ये चर्चा में था ना, LMT एग्जाम में आ जाएगा आपके, इंडियाज़ लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, न्यूज़पेपर में नोट डाउन किया होगा। द हिंदू में तो बड़ा अच्छा सा आर्टिकल दिया था इसके ऊपर। तो करते हैं इसे। हाल ही में जो है, अब पूछ रहा कौन सा सही है। हाल ही में उत्तराखंड में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज नैनीताल के स्वामित्व वाले देवस्थल वेधशाला परिसर ने अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की है। यह खगोल विज्ञान के लिए अधिकृत होने वाला विश्व का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बन गया है और विश्व में कहीं भी परिचालन में आने वाला अपनी तरह का ये पहला भी है। सही है। इट इज़ वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप टू बी कमीशन्ड बाई फॉर एस्ट्रोनॉमी। सही है। खगोल विज्ञान हेतु अधिकृत दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, फर्स्ट। सही है। LMT एक स्थिर दूरबीन है, ठीक है, जबकि एक पारंपरिक दूरबीन आकाश में इंटरेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट की दिशा में कार्य करती है। तो अब यहाँ पे लिखा है कि एक पारंपरिक दूरबीन एक स्थिर दूरबीन है, होती है। LMT जो है ना, एक स्थिर दूरबीन है, ये गलत हो गया। अ कन्वेंशनल टेलीस्कोप इज स्टेशनरी टेलीस्कोप वेयर एन LMT मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द, इसका ये गलत है। LMT एक स्थिर दूरबीन है, जबकि जो एक पारंपरिक दूरबीन होता है आकाश में, वो इंटरेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट की दिशा में कार्य करता है। उल्टा कर दिया है, LMT को ऐसे और उसको ऐसे कर दिया है। गॉट इट? तो इसके लिए जो ऐसे क्वेश्चन के लिए तो यही होता ना, पहला सही, दूसरा सही, दोनों सही, और डी हो जाएगा कि ना पहला सही ना दूसरा सही। इसमें सही कौन है? ए, ये आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है ESZ, इको सेंसिटिव जोन की बात हो रही है। इसमें कौन सा विचार करना है, कौन सा सही नहीं है? नॉट करेक्ट की बात हो रहा है इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में।
तो फिर वही वाला ऑप्शन हो जाएगा, एक सही, दो सही, एक और दो दोनों, और ना तो एक ना तो दो। कोशिश करो। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002 से 2016 ने निर्धारित किया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10 किलोमीटर के भीतर आने वाली भूमि को इको सेंसिटिव जोन या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करना चाहिए। तो ये क्या लिखा हुआ है, इको सेंसिटिव जोन्स आर डिफाइंड एज द एरिया विद इन 10 किलोमीटर ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सही है, उसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है ये। इको सेंसिटिव जोन्स राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के 10 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। गॉट इट। इको सेंसिटिव जोन्स पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत निर्धारित होता है। तो अब यहाँ पे लिखा है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के निर्धारित होता है, गलत है। 1986 के तहत, ये 1986 इको सेंसिटिव जोन्स संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत होता है, तो ये गलत हो गया दूसरा। 72 कर दिया है यहाँ पे। राष्ट्रीय उद्यानों, जंगलों और अभयारण्यों के आसपास इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के लिए एक प्रकार का शाक ऑब्जर्वर बनाना है। ये क्षेत्र उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करेंगे। गॉट इट। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि श्रेष्ठ योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है, इसके बारे में भी नोट डाउन किया होगा। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बोल दिया कि फर्स्ट वीक ऑफ जून का अपना देख लो नोट्स, उसी से सवाल हो रहा है ये सारे। इसके लिए भी वही ऑप्शन हो जाएगा, ए एक सही, बी दूसरा सही, सी एक और दो दोनों सही, डी ना तो एक ना तो दो, नाइदर वन नॉट टू। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की थी, तो ये पहले ही सही हो गया। इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया। द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज़ लॉन्च द स्कीम श्रेष्ठ। सही है। इस योजना को लक्षित क्षेत्रों में 10वीं छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना के रूप में जाना जाता है। एससी वर्ग के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करने के लक्ष्य के साथ श्रेष्ठ योजना बनाई गई है। अब यहाँ पे लिखा है कि इसका उद्देश्य छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करना है। इट एम्स टू प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी टू गर्ल्स स्टूडेंट। ये गलत है। एससी वर्ग के छात्रों को, जो शेड्यूल कास्ट के छात्र हैं ना, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करने के लक्ष्य के लिए श्रेष्ठ योजना बनाई गई। इसका मूल उद्देश्य देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का उत्थान करना है। इसके अंतर्गत सीबीएसई से संबद्ध निजी स्कूलों में कक्षा 9th और कक्षा 11th में प्रवेश प्रदान किया जाएगा। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इसे सवाल खूब आते हैं। मलेरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। विद रेफरेंस मलेरिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन सा सही है ये बताना है आपको। ऑप्शन मैं आपको दे दे रहा हूँ, ये आपको मैं दे दे रहा हूँ कि तो आप बताइए। ए में ऑप्शन रहेगा कि 1 और 3 सही है। ऑप्शन बी आपके पास है कि पहले आप पढ़ो और खुद से कोशिश करने का करो। बी रहेगा कि 2 और 3 सही है। सी आपके पास है कि 3 सही है, और डी आपके पास है कि 1 और 2 सही है। मलेरिया आपको पता होगा मॉस्किटो बॉर्न ब्लड डिजीज, जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स, जिसको परजीवी बोलते हैं, के कारण होती है। यह मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो पहला जो है ना, यह रक्त जनित रोग है जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। सही है ये। इट इज़ ब्लड बॉर्न डिजीज कॉज्ड बाई प्लाज्मोडियम पैरासाइट। पहला सही है। गॉट इट। इस परजीवी का प्रसार संक्रमित मादा एनोफिलिज मच्छरों, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से होता है।
मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद परजीवी शुरू में यकृत कोशिकाओं के भीतर वृद्धि करते हैं, उसके बाद आरबीसी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आरबीसी की क्षति होती है। तो दूसरा जो है कि मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद परजीवी शुरू में यकृत कोशिकाओं के भीतर वृद्धि करते हैं, उसके बाद श्वेत डब्ल्यूबीसीज को नष्ट कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप डब्ल्यूबीसी की क्षति होती है। गलत है। मैंने बताया कि आरबीसी व्हाइट ब्लड सेल नहीं, आरबीसी, यहाँ पे होगा आरबीसी। गॉट इट, याद होना चाहिए आपको। तो दूसरा तो गलत हो गया। विश्व स्तर पर मलेरिया के सबसे ज़्यादा मामले अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, विश्व मलेरिया स्तर पर मलेरिया के सबसे ज़्यादा मामला अफ्रीका में पाए जाते हैं, ये सही है। अफ्रीका है द बिगेस्ट बर्डन ऑफ मलेरिया इन द होल वर्ल्ड, यानी इसमें कौन कौन सही है, पहला और तीसरा। आप जाओगे ऑप्शन ए के साथ। गॉट इट। वैश्विक मामलों में 94% तथा वैश्विक रूप से इस बीमारी के कारण होने वाली कुल मौत का 96%, 96% मौत इस बीमारी से अफ्रीका में होता है अकेले। चिंताजनक बात यह है कि इसमें से 80% मौत 5 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों में दर्ज की गई है। तो ये बहुत खतरनाक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी कि PMAG, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन सा सही है इसमें ये बताना है। तो इसको बताइए, आप ऑप्शन ले लो, आपके पास ऑप्शन है पहला कि 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी आपके पास रहेगा 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी आपके पास रहेगा कि 1 और 3 सही है। इसको करो। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु शुरू किया गया था। ज्ञात हो कि पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना जो था को 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित किया गया था। जो पहले था ना इंदिरा आवास योजना, उसी को कर दिया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय कार्यान्वित करता है, ये सही है। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय PMAY को कार्यान्वित करता है। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट्स PMAYG, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, पहला सही है। मार्च 2022 के अंत तक सभी ग्रामीण परिवार जो बेघर हैं या कच्चे या जीर्ण घरों में रह रहे हैं को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना इसका टारगेट है मार्च 2022 तक। इट एम्स टू प्रोवाइड पक्का हाउस विद बेसिक amenities to all rural families who are homeless or living in कच्चा और dilapidated house, ये सही है। दूसरा भी सही है। इसका उद्देश्य उन सभी ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर प्रदान करना है जो बेघर या कच्चे जीर्ण घरों में रहते हैं। लक्षित इकाइयों का 70% हिस्सा 6 राज्यों में है, जिसमें पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। इसमें से केवल 2 राज्य उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की पूर्णता दर औसत से अधिक है, तो ये भी सही है। और बिहार में तो सबसे कम है पूर्णता दर। मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल हैव कंप्लीशन रेट ऑफ हाउस अंडर PMJAYG अबव द नेशनल एवरेज, यानी कि इसमें तीनों सही है। तीनों सही नहीं है यार। मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में PMJAY के तहत आवासों की पूर्णता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो यहाँ पे जो नाम है ना मध्य प्रदेश नहीं है, ये यूपी होगा। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, तो यानी कि गलत हो जाएगा, ये वाला गलत है। उत्तर प्रदेश अगर रहता तो सही रहता, यानी कि 1 और 2 सही है केवल। तो आप जाओगे किसके साथ, बिहार में तो सबसे कम पूरा हुआ है, ए के साथ जाना 1 और 2। गॉट इट। इस पे विचार करना है कौन सा सही है। ये सेंटेंस पढ़ो और देखो। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है इसमें मूल्य वृद्धि में गिरावट के साथ साथ आर्थिक विकास की गति कम हो जाती है। ये तो गलत है। ये स्टैगफ्लेशन का अर्थ है कि कीमतों में एक साथ वृद्धि और आर्थिक विकास की स्थिरता। ठीक है, आर्थिक विकास की गति को कम नहीं, स्थिरता की बात होती है इसमें।
इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोस डाउन नहीं, मतलब स्टेबल होता है इसमें। जो है स्टैगफ्लेशन शब्द नवंबर 1965 में यूके में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद यान मैक्लोड द्वारा गढ़ा गया था। इसे अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्णित किया जाता है जहां विकास दर धीमी हो जाती है, बेरोजगारी का स्तर लगातार ऊंचा रहता है और फिर भी मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि का एक ही समय में उच्च रहती है। तो ये पहला वाला जो है स्टेटमेंट गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति के निर्दिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग के संदर्भ में मौद्रिक नीति को संदर्भित करती है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। यहाँ पे एक मुद्रास्फीति को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा मौद्रिक नीति की उचित परिवर्तन के माध्यम से नियंत्रित, ये भी गलत है। सेबी थोड़े देखता है मॉनेटरी पॉलिसी को, मॉनेटरी पॉलिसी को कौन देखता है? आरबीआई देखता है। तो इसमें तो सब गड़बड़ हो गया। यानी अगर आपके पास ऑप्शन रहेगा कि ए का 1, बी का 2, सी का 1 और 2 दोनों सही, और डी का ना तो 1 ना तो 2, तो इसी के साथ जाओगे, ना तो 1 ना तो 2। याद रखना ये स्टैगफ्लेशन जो है ये क्या चीज़ है, मुद्रास्फीति क्या है, सब छोटे छोटे हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस अभी मनाया गया है ना, जो 5 जून को, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। तो क्या करोगे? सही उत्तर चुनना है आपको। आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ कि आपके पास ऑप्शन है ए में कि 1 और 2 सही है, बी में आपके पास है 2 और 3 सही है, सी में आपके पास है 1 सही है, डी में आपके पास है 1 2 3 तीनों सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए 1972 से प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये सही है पहला। संयुक्त राष्ट्र सभा ने 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना की, जो मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन का पहला दिन था। तो ये भी सही है, पहले दिन स्टॉकहोम। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली established the World Environment Day in 1972 on the first day of Stockholm. प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का उत्सव एक विशिष्ट विषय और नारे के साथ आयोजित किया जाता है, जो उस समय की प्रमुख पर्यावरणीय चिंता को संदर्भित करता है। यह प्रत्येक वर्ष एक अलग देश द्वारा आयोजित किया जाता है। पिछले साल विश्व पर्यावरण दिवस समारोह ने पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक यानी कि 2021 से 2030 की भी शुरुआत की, जो जंगलों से खेतों तक, पहाड़ों के शीर्ष से समुद्र की गहराई तक अरबों हेक्टेयर क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए एक वैश्विक मिशन है। तो ये सही है, संयुक्त राष्ट्र दशक 2021 से 30 की शुरुआत की गई थी, 2021, ठीक है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021 किक्ड ऑफ द इवेंट डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन 2021-30, इसकी शुरुआत की गई थी, ये भी सही है। कथन 3 भी सही है। खाद्य और कृषि संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां हैं जिन्हें इसकी संचालन को सुविधाजनक बनाने का काम सौंपा गया है। 1 2 3 ये तीनों सही हैं। गॉट इट। लाइफ मूवमेंट के संदर्भ में विचार कीजिए, ये लाइफ मूवमेंट क्या है। ये सब न्यूज़पेपर से क्वेश्चंस हैं जो मैंने पहले ही बता दिया शुरू में ही। इसके बारे में आपको ऑप्शन में दे देता हूँ। इसके लिए भी आपके पास ऑप्शन रहेगा 1 2, ऑप्शन बी आपके पास रहेगा केवल 2, ऑप्शन सी आपके पास रहेगा केवल 3, ऑप्शन डी रहेगा कि 1 2 3। अब देखो कौन सा है। लाइफ, LIFE, लाइफ का विचार भारत द्वारा वर्ष 2021 में ग्लासगो में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको COP26 बोलते हैं, इसी के दौरान प्रस्तुत किया गया था। तो ये सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। The idea of life was introduced by India during the 26th United Nations Climate Change Conference of the Parties यानी कि COP26 in Glasgow 2021। मिशन के शुभारंभ के साथ प्रचलित उपयोग और निपटान अर्थव्यवस्था, बेतरतीब एवं विनाशकारी उपभोग तथा प्रशासन को एक चक्रीय अर्थव्यवस्था द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिसे सचेत व स्वखपत द्वारा परिभाषित किया जाएगा। ये भी स्टेटमेंट जो है ना सही है। The movement aims to replace the prevalent use and dispose economy by a circular economy। मिशन की योजना व्यक्तियों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाने और उसका पोषण करने की है, जिसका नाम प्रो प्लैनेट पीपल यानी कि P3, ये भी सही है। The mission plans to create and nurture a global network of individuals, namely pro-planet
प्लेनेट पीपल, यानी तीनों से ही ऑप्शन डी हो जाएगा इसका 1 2 3। गॉट इट। आगे बढ़े हम लोग। अब बस थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, फिर हमारा ये फर्स्ट वीक ऑफ जून कंप्लीट हो जाएगा। गॉट इट। उसके बाद आपको कैसा लगा सेशन आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। चलो पहले इसको सॉल्व करो और बताओ कि क्या होगा इसका आंसर। तो भारी धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। हैवी मेटल्स कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन सा सही है इसमें बताना है। आपको मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ। पहले आपके पास ऑप्शन रहेगा ए कि 1 2 3 तीनों सही है। ऑप्शन बी रहेगा कि 2 3 4 ये सही है। ऑप्शन सी रहेगा कि 2 और 3 सही है। ऑप्शन डी आपके पास है कि 1 और 3 सही है। पढ़ लो पूरा अच्छे से। भारी धातुएं पृथ्वी की क्रस्ट में प्राकृतिक रूप से मौजूद होती हैं। चट्टानें भारी धातुओं के प्राकृतिक स्रोत हैं। भारी धातुएं चट्टानों में खनिजों के रूप में उपस्थित होती हैं, जैसे आर्सेनिक, तांबा, शीशा, ये सब सही है। पहला जो है सही है कि हैवी मेटल्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। खनन, औद्योगिक और कृषि कार्य पर्यावरण में भारी धातुओं के सभी मानव जनित स्रोत हैं। इन भारी धातुओं का उत्पादन उनके संबंधित अयस्कों से विभिन्न तत्वों के खनन एवं निष्कर्षण के दौरान ही किया जाता है। ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि माइनिंग, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर ऑपरेशंस आर ऑल एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ऑफ हैवी मेटल्स इन द इन्वायरमेंट, ये भी सही है। गॉट इट। कि नेक्स्ट है इसमें कि विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के अनुसार भारत में प्रत्येक 4 नदी निगरानी स्टेशनों में से 3 में सीसा, लोहा, निकल, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम और तांबे जैसी भारी जहरीली धातुओं का खतरनाक स्तर पाया गया है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। भारी धातु जो है पौधों, जानवरों और पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि भारी धातु का प्रभाव चिरस्थायी नहीं होता है, बल्कि उनका नकारात्मक प्रभाव कुछ ही दिनों में दूर हो जाता है। ये गलत है, लंबे समय तक रहता है। द इफेक्ट ऑफ हैवी मेटल्स इज नॉट एवर लास्टिंग एंड देयर नेगेटिव इफेक्ट गोज ऑफ विद इन जस्ट फ्यू डेज। गलत बात है, बहुत लंबे समय तक रहता है। इसमें जो सही आंसर होगा ना वो 1 2 3 होगा। 1 2 3 सही है। गॉट इट। चलो नेक्स्ट है GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात हुई थी इसके पोर्टल की, इसके बारे में बताना है सही कौन है, करेक्ट स्टेटमेंट्स। फिर वैसे ही आपको ऑप्शन दे देगा कि ए ऑप्शन आपके पास है कि 1 और 2 सही है, बी आपके पास ऑप्शन है कि 2 और 3 सही है, सी आपके पास ऑप्शन होगा कि 1 और 3 सही है, और ऑप्शन डी यहाँ पे है कि केवल 2 सही है। पढ़ो और बताओ। GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल, विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभागों, संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, जिसको PSU बोलते हैं, द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं एवं सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिए वन स्टॉप राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। अब यहाँ पे जो है ये क्या बोला है, यहाँ पे ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है ना ये गलत है। इट इज़ वन स्टॉप नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल टू फैसिलिटेट ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉमन यूज गुड्स ओनली। तो यह केवल सामान्य उपयोग की वस्तुओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिए बोल रहा है। तो एक राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है जी नहीं, ये बेसिकली वस्तु एवं सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिए वन स्टॉप राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। ये एक राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है सामान्य उपयोग की वस्तुओं के लिए। इसमें जो वर्ड यूज किया ना यहाँ पे, आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं एवं सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिए एक जो है वन स्टॉप राष्ट्रीय, अब यहाँ पे जो है ना एक राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद जो बोला है ना यहाँ पे, इसमें जो होगा वन स्टॉप राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल, ये पूरा होगा। गॉट इट। अगला है कि GEM यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के लिए मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद करना अनिवार्य है। ये सही है
कि द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय मिनिस्ट्रीज एंड द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इज मैंडेटरी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल ऑन GEM। यह सरकारी उपयोगकर्ताओं को उनके पैसों का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने के लिए सुविधा के लिए ई बोली और रिवर्स ई नीलामी जैसे उपकरण भी प्रदान करता है। इसे वर्ष 2016 में सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए लॉन्च किया गया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय GEM पोर्टल का नोडल मंत्रालय है, सही है। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इज द नोडल एजेंसी ऑफ GEM। इसमें दूसरा और जो है वाणिज्य और, अच्छा ये तो गलत है, ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पे कृषि और कल्याण मंत्रालय की बात किया ना, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है। इसमें द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर बोला, ये गलत है। तो 2 सही है केवल, और ये होगा ऑप्शन डी। USOF तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन सा इसमें सही है? सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि USOF यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को वर्ष 2002 में दूरसंचार विभाग के तहत बनाया गया था, तो सही है ये पहला। द USOF वॉज क्रिएटेड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन 2002। USOF यह सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों के लिए आर्थिक रूप से उपयुक्त कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण ICT सेवाओं तक सार्वभौमिक गैर भेदभावपूर्ण पहुंच हो। तो ये जो सेंटेंस आप देख रहे हो ना, ये भी सही है। USOF ensure universal and non-discriminatory access to quality ICT services at economically efficient prices to people in rural and remote areas, दोनों में है ये। ऑडिट वर्तमान में इस पर 5% की दर से चार्ज किया जाता है, जबकि TSP द्वारा इसे घटाकर 3% करने की मांग की जा रही है। यह एक गैर व्यापक निधि है, अर्थात मतलब बोल सकते हो कि दिस फंड इज लैप्सेबल फंड, जो बोला है ना ये गलत है। गैर व्यापकगत निधि है, अर्थात लक्षित वित्तीय वर्ष के तहत खर्च नहीं की गई राशि व्यापकगत नहीं होती है और अगले वर्षों के लिए खर्च के लिए व्यय की जाती है। ये दूसरा स्टेटमेंट जो है ये गलत है। इस फंड के सभी प्रकार के क्रेडिट के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है और इसे भारतीय टेलीग्राफ संशोधन अधिनियम 2003 के तहत वैधानिक समर्थन प्राप्त है। तो इसके लिए जो ऑप्शन होता आपके पास ऐसा होता, केवल 1, केवल 2, ऑप्शन सी आपके पास होता 1 और 3, और ऑप्शन डी आपके पास होता 1, 2, 3। तो इसमें 1 और 3 वाला ये सही आंसर होता। नेक्स्ट इसमें बताना है कि करेक्ट आंसर करना है। इसमें हो जाएगा आपके पास केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है जो एक कार्बन यौगिक है, ये सही है। ये पहला स्टेटमेंट कि रबर इज मेड ऑफ पॉलीमर्स डेराइव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोप्रीन। रबर एक सुसंगत लोचदार ठोस पदार्थ है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पेड़ों के लेटेक्स से प्राप्त होता है, जिसमें हेवाया जो है ब्रासिलियंस सबसे महत्वपूर्ण है। ये सही है, उष्णकटिबंधीय पेड़ों से प्राप्त होता है लेटेक्स ट्रीज। कोहेरेंट इलास्टिक सॉलिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ ट्रॉपिकल ट्रीज। लैंडोल्फिया वर्ग की लताओं से कांगो रबर का उत्पादन होता है। इन लताओं को खेतों में नहीं उगाया जा सकता, जिसके परिणाम स्वरूप कांगो में जंगली पौधों का बड़े पैमानों पर दोहन भी हुआ है। ये भी पता होना चाहिए आपको। स्टेटमेंट है, इन पे विचार करना है कौन से सही हैं। इसमें आपको ऑप्शन में दे दे रहा हूँ कि ऑप्शन इसमें 1 और 2, ऑप्शन बी आपके पास है 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी आपके पास है 1, 2, 3, 4। हाल ही में भारत और ओमान ने वर्ष 2022 से 2025 की अवधि के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रम POC पर हस्ताक्षर किए हैं।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए पीओसी पर ओमान व भारत के बीच 5 अक्टूबर 1996 को संपन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर पीओसी पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये कथन जो है पहला इसमें ये सही है। सितंबर 2021 में भारत और यूएई ने औपचारिक रूप से भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर बातचीत शुरुआत की। भारत का संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता है। तो ये ऐसा है नहीं, बातचीत की शुरुआत हुई है अभी, ये गलत है। हाल ही में भारत ने कुवैत के साथ नहीं बल्कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक एफटीए पर हस्ताक्षर किया है, ये गलत है। अच्छा, ये वाला तो सही हो जाएगा ना, ये सही है। तो सितंबर 2021 में भारत और यूएई ने औपचारिक रूप से भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर बातचीत शुरू की है। हाँ, तो सही है ये। भारत और कतर ने स्टार्टअप ब्रिज पर समझौते पर हस्ताक्षर किए, परंतु सऊदी अरब की इसमें कोई भागीदारी नहीं है, ये वाला नहीं होगा। स्टार्टअप ब्रिज की जो बात की गई है वो भारत और कतर के बीच की गई है। गॉट इट, ये सब गलत है। इसमें पहला दूसरा सही है। आप इसमें ऑप्शन ए के साथ जा सकते हैं, इसको देख लेना अच्छे से। मेरे से भी बीच बीच में गलती हो जा रहा है तो उसके लिए मैं सॉरी, क्योंकि मेरे को भी बड़ा समझने में टाइम लग रहा है, ऐसे ऐसे आ जा रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चंस हो गए, हम लोगों ने कर लिया। आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ जून तो कंप्लीट हो गया होगा ना। पीडीएफ में इसको पढ़ लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। एक सवाल आप लोगों से, और बताना इस चीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँ या ना रखूँ। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में करना है। टुडे क्विज क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ये क्वेश्चन आपके पास है, इसको पढ़ लेना कि भारत और बांग्लादेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप पे क्वेश्चन है और नॉट करेक्ट है, ध्यान देना। कौन सा सही नहीं है इसमें ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नाइदर 1 और 2। आपका काम है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को, और ऐसे ही वीडियोज़ इस पर मैं अपलोड करूँगा। और आप हमें सजेस्ट करना कि और क्या मैं अपलोड कर सकता हूँ इस चैनल पर। मेरे को फिलहाल अभी यही समझ में आ रहा है कि जो द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू की न्यूज़पेपर के जो एनालिसिस से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसको सॉल्व करते हैं। गॉट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थोड़ा सा लंबा हो गया बट इसे पूरा देखना, शेयर करना, और आगे से मेरा प्रयास रहेगा कि वीकली नहीं बल्कि डेली बेसिस पे इसे किया जाए। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।